नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे कोविड-19 और उसके प्रभाव। भारत में कोविड-19 और उसके प्रभाव। भारत में कोविड-19 की स्थिति क्या थी, कैसे आया, कैसे शुरू हुआ से लेके आज तक की स्थिति, और उसके बाद इससे क्या इम्पैक्ट पड़े भारत में, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सभी को पता है कि हर संडे को हम लोग मेंस की आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस सेशन करते हैं और इसमें हमें वही सीखना है जो एग्जामिनर को अपने क्वेश्चन की तरफ अट्रैक्ट करे, वो पढ़ने के लिए मजबूर करे, उसको अच्छे मार्क्स देने के लिए मजबूर करे। कुछ ऐसे कीवर्ड लिखने हैं, कुछ ऐसे तथ्य लिखने हैं जिनसे एग्जामिनर आपकी एग्जाम में आपकी जो आंसर राइटिंग है उससे थोड़ा प्रभावित हो, दूसरों की कंपेयर में आपको कोई 2-3 नंबर ज़्यादा दें। और जब 2-3 नंबर हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा तो आप मेरिट लिस्ट में बहुत अच्छे नंबर रैंक लाएंगे। बस हमें वही सीखना है यहाँ पे। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेशन में कोविड-19 और उसके बाद जो इम्पैक्ट पड़ा है उनके बारे में चर्चा करेंगे। कोविड-19 वैश्विक महामारी घोषित कर दी गई किस 1897 के महामारी अधिनियम द्वारा। इतना पुराना महामारी अधिनियम, लगभग 200 साल पुराना महामारी अधिनियम आज तक चल रहा था। उसी के अकॉर्डिंग इसको क्या कर दिया गया, वैश्विक महामारी घोषित कर दी गई। कोविड-19 WHO के द्वारा वैश्विक महामारी घोषित की गई किस अधिनियम के द्वारा, 1897 महामारी रोग अधिनियम। अगर उसको आप सभी ने नहीं पढ़ा है तो चैनल में पढ़ा हुआ है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद जैसे ही वीडियोस पे जाएंगे, वीडियोस भी जाएंगे तो स्क्रॉल करके जाना तो आपको मिल जाएगा 1897 महामारी रोग अधिनियम। उसको पढ़िएगा आसानी से और आई होप कि उससे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट तथ्य और मिल जाएंगे जो आपको मेंस में लिखने हैं, मजा आएगा। तो आज तो हमें यही पढ़ना है कि कोविड-19 कैसे भारत में आया, क्या था तथ्य, इन सब के बारे में। तो आप सभी को पता है कोविड-19 लगभग नवंबर में कहाँ पाया गया, चीन के वुहान शहर में। चीन के वुहान शहर में पाया गया। कहाँ पे पाया गया, चीन के वुहान शहर में, ठीक है। और लगभग जैसे ये पाया गया, पहली बात तो हम कह सकते हैं अपने शब्दों में कि चीन ने लोगों से छुपाया इसके बारे में, ठीक है। चीन ने लोगों से छुपाया इसके बारे में। समय समय के साथ जब चीन से भारत कैसे आया, केरल का एक स्टूडेंट है जो चीन के वुहान के यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और कोविड-19 के वहां केसेस बढ़ने लगे तो वो भारत आ गया। तो सर्वप्रथम भारत में अगर केरल के राज्य से देखें तो जब वो स्टूडेंट आया वहां से कोविड-19 की केस पाने जाए लगे और फिर धीरे धीरे करके स्थिति ऐसे हुई कि कोविड-19 केस बढ़ते गए। और आप सभी को पता है 19 मार्च 2020 को हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, 5 बजे लाइव आते हैं और 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का आह्वान करते हैं। जनता कर्फ्यू का आह्वान करते और उसके 2 दिन बाद यानी 24 मार्च को ही क्या लग जाता है आपके यहाँ पर 21 दिन के लिए पहला क्या लग जाता है, लॉकडाउन। 21 दिन के लिए पहला लॉकडाउन लग जाता है, ठीक है। जैसे ही लॉकडाउन लगता है 24 मार्च की रात से ही भारत में 21 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा होती है
और हमें आप में से कई सारे लोगों ने पहली बार लॉकडाउन का मतलब समझा होगा कि क्या होता है लॉकडाउन। अब हम उसी लॉकडाउन के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से कि क्या क्या हुआ, उसको प्रभावित कैसे हुआ, उसके पास कौन कौन से स्कीम, कौन कौन से स्टेप उठाए गए भारत सरकार द्वारा इसको अपनी निरंतरता में वापस लाने के लिए, और कितना सफल हो पाए हैं अभी हम लोग, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको जब भी कोई सी एग्जाम में मेंस आंसर राइटिंग रखना है तो जिस बारे में पूछ रहे हैं पहले हमें उसके बारे में बेसिक ज्ञान, थोड़ी सी जानकारी देनी, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, थोड़ा सा लिखना है हाँ कि ये कोविड-19 चीन के वुहान शहर से प्राप्त हुआ है, पहली बार भारत में केस केरल में पाया गया, और फिर उसके बाद जनता कर्फ्यू का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उसके बाद 24 मार्च को मंगलवार को 24 मार्च दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री द्वारा देश में पहला 21 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। अब हम पढ़ेंगे लॉकडाउन अर्थ क्या है। लॉकडाउन लॉकडाउन का मतलब है संपूर्ण बंदी। मतलब इसको लेके संपूर्ण बंदी मतलब सीधी सी बात है, इसको लेके इसका अर्थ ही है संपूर्ण, मतलब पूरे देश में सारी प्रतिक्रिया को ठप कर देना, सारी प्रतिक्रिया को बंद कर देना। भारत इतनी बड़ी रेलवे का नेतृत्व करता, पहली बार इतिहास में ऐसा होता कि भारत में रेलवे की बंदी हो, पहली बार इतिहास में होता है कि 5 मिलियन ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ने वाले देश में लॉकडाउन लगता और लगभग 32,000 करोड़ रुपए का पर डे नुकसान होता है। कितना? 3200 करोड़ रुपए का। ठीक है, 3200 करोड़ रुपए का भारत सरकार को पर डे नुकसान हो रहा है इस लॉकडाउन के दौरान। यानी प्रतिदिन देखें तो 3200 करोड़ रुपए का भारत सरकार को प्रतिदिन क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। ठीक है, इन सब के बावजूद देश में लॉकडाउन क्यों लगाया गया? क्योंकि ये ऐसा वायरस था कि इतनी बड़ी जनसंख्या आबादी वाले घनत्व वाले प्रदेश में, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन था कि ये आपसी लोगों के संपर्क आने में तेजी से तीव्र गति से विकास कर रहा था। ठीक है, इसका तीव्र गति से विकास करना प्रमुख कारण था। तीव्र गति से विकास प्रमुख कारण था। आप सभी को पता हो गया कि इसके लक्षण क्या हैं, कैसे कैसे होता है, और उसके बाद की जो स्थिति थी भारत की, कुछ समय क्या आज तक वो स्थिति ही नहीं आ पाई वापस, और लगभग उस स्थिति में हमें जो पहले की जिस तरह हम निरंतर विकास कर रहे थे, अभी 2 साल लग जाएंगे, लगभग 2 साल उसको हमें अपने बराबर करने में लग जाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जिस ये महामारी आई है, ये कई सारे इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, कई सारे प्रोफेसरों ने कहा, कई सारे रेटिंग एजेंसी ने कहा, कई सारे वर्ल्ड बैंक ने, IMF में खुद, WHO ने खुद कहा कि विश्व लगभग आगे के 20 सालों में पीछे हो गया। जो हमें आगे 20 सालों में ग्रोथ करना था उतना हम पीछे हो गए, क्योंकि ये वैश्विक महामारी एक जगह तक स्थित नहीं थी। ये विश्व के लगभग 60%, अभी तक विश्व की लगभग 60% जनसंख्या को प्रभावित कर चुकी है। ठीक है, प्रभावित कर चुकी है, और लगभग 4 से 5% ऐसी जनसंख्या जिसको अपना जीवन मतलब कि मृत्यु हो गई, जिसको अपने जीवन को न्यौछावर करना पड़ा। ठीक है, जान गंवानी पड़ी। ठीक है, तो पूरे विश्व में लगभग 60% जनसंख्या इससे प्रभावित हो चुकी है, 4 से 5% लोगों को जान गंवानी पड़ चुकी। ये एक ऐसी वैश्विक महामारी थी
जो लोगों को कई सारी समस्याएं को देने वाली थी। उसके साथ साथ लॉकडाउन में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हुए कि कई सारे अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भारत में लॉकडाउन जो लगाया गया है बहुत जल्दी बिना सोचे समझे लगाया, इससे कई सारे लोगों की समस्याएं थी। और निश्चित तौर पे समस्याएं तो थी, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार ने जो निर्णय लिया बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुसज्जित था। कई चीजें हम कह सकते हैं। देखो, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और बुरा। हमें दोनों जानना है। हमें पहला पहलू क्या जानना? अच्छाई। अगर आप इस एरिया में रह रहे हैं और इस एरिया में अगर एक व्यक्ति प्रभावित हुआ है तो इसके पास आसपास सारे लोगों को प्रभावित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। और अगर हम लॉकडाउन लगा दें तो इस एरिया में अगर ये व्यक्ति प्रभावित हुआ है तो सिर्फ यही तक या इसके जो परिवार में 3 से 4 लोग रह रहे हो वही प्रभावित होंगे, बाकी इस क्षेत्र को हम बचा सकते हैं। तो सीधी सी बात है, लॉकडाउन को लगाने का एक ही मकसद था कि किसी को किसी तरीके से रोका जा सके। ये तो था इसके अच्छाई पहलू। और इसका एक बुरा पहलू क्या था, वो बुरा पहलू हमें जानना है। बुरा पहलू बस यही था कि सरकार द्वारा एक ऐसा कदम उठाया गया जो मिडिल क्लास के लिए, गरीब वर्ग के लिए, या उन व्यक्ति के लिए, उन मजदूरों के लिए, उन श्रमिक के लिए जो अपना परिवार, अपना स्थान, राज्य छोड़ के दूसरे राज्यों में अपन जीवन यापन के लिए जाते थे। उनको उस समय सब कुछ बंद होने के साथ जो लोग प्रतिदिन अपना जीवन यापन पर डे की कमाई से करते थे, उन लोगों को काफी समस्या आने वाली थी, काफी ज्यादा समस्या आने वाली थी। कई सारे लोग आपने देखा कि महाराष्ट्र से बिहार की तरफ पैदल चले। कई सारे लोगों को किसी भी तरीके से कहाँ रहने दिया गया, किसी ने साइकिल से, किसी ने किसी तरीके से शुरू कर दिया पलायन। और जो मेरा पहला वीडियो था मेंस आंसर राइटिंग का, पलायन से था। आप सभी को वो वीडियो बहुत देखना है, क्योंकि आपको रिलेट करके पढ़ना है, तभी आप मेंस आंसर राइटिंग कर पाएंगे। जब पलायन शुरू हुआ तो वो एक ऐसा समय था कि जब लोगों के अंदर डर था। ये डर इस बात का था कि एक ऐसी वैश्विक महामारी है कि पता नहीं कब तक क्या कैसे क्या हो, क्या चलेगा, क्या खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस समय सरकार के द्वारा यानी स्टार्टिंग में, प्रारंभ में सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कदम भी नहीं उठाए गए थे जो वहां पे दूसरे स्टेट के लोग रह रहे थे, या स्थानीय सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कदम नहीं उठाए जा रहे थे कि उनको कोई भी संवेदना मिल ही नहीं रही थी। और भारत में केसों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उनका यहाँ परिवार परेशान, वो वहां परेशान, इसलिए उन्होंने लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। जब पलायन किया तो इस स्थिति में कई सारे लोगों की मृत्यु हुई, कई सारी दुर्घटनाएं हुई, कई सारे केसेस हुए और बढ़ते रहे। लगभग 12 मई को क्या होता है, 12 मई लॉकडाउन के दौरान ही प्रधानमंत्री द्वारा एक बड़े पैकेज की घोषणा की जाती है। लेकिन इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हमें जानना है कि किस समय इसके साथ साथ और कौन सी समस्याएं थी। तो सबसे बड़ा मुद्दा उभर के जब आया इस वैश्विक महामारी, वो क्या आया भारत के सामने? स्वास्थ्य का मुद्दा। स्वास्थ्य भारत सरकार के सामने एक स्वास्थ्य का ऐसा मुद्दा उभर के आया कि जो आज तक किसी सरकार में छिपाया ही नहीं जा सकता। हमें किसी राजनीति नहीं करनी, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमें अपने आंसर को कैसे और अच्छी तरीके से लिखना, वही सीखना।
स्वास्थ्य का मुद्दा ऐसा उभरा कि दिन का दिन केस बढ़ते जा रहे थे और बेडों की संख्या कम होती जा रही थी। भारत में स्टार्टिंग में पीपी पीपी जो किट थी, पीपीई किट वो नहीं थी, उससे हमें फॉरेन से मंगाना यानी विदेश से मंगाना पड़ता था। भारत में सिर्फ और सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में है, सीरम इंस्टीट्यूट, वहां पे क्या होता था, पुणे, ठीक है, वहां पे सिर्फ कोविड की जांच होती थी। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का सैंपल आज ले गया तो उसको क्या हो रहा, 2 से 3 दिन में उसकी रिपोर्ट आ रही। क्या वो व्यक्ति किसी के संपर्क में नहीं आएगा? कैसे कह सकते नहीं आएगा? अगर बाई चांस वो पॉजिटिव हो रहा तो लगभग उसके जितने संपर्क में आए हैं सभी लोग संक्रमित होने की शंका है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे उठे, ऐसी कई सारी समस्याएं थी प्रारंभ में इस वैश्विक महामारी के दौरान, जो भारत सरकार को बहुत जल्द ही सुधारना था। और नो डाउट इस वैश्विक महामारी में हमारी सरकार ने इतने अच्छे कदम उठाए कि अगर हमने जो रिकवरी की है, अभी आगे चल के बताएंगे, वी सेफ रिकवरी कर रहे थे हम लोग, ये वी सेफ रिकवरी क्या थी, इनके सब के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जब स्वास्थ्य का मुद्दा उठा तो भारत सरकार द्वारा पहली बात तो कि आप सभी को स्थानीय क्षेत्रों में ही कुछ समय बाद इसकी जांच उपलब्ध होने लगी। सरकार के द्वारा घर पे सैंपल लेने की सुविधा दी गई, ऑक्सीजन की सुविधा, कई सारी ऐसी सुविधा देना शुरू हो गई कि किसी भी तरीके से सरकार का एक ही उद्देश्य था कि देश में चाहे जो भी हो जाए लेकिन लोगों को सुरक्षित इस वैश्विक महामारी से बचाया जाए। लेकिन नैतिकता बहुत जरूरी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे फिर एक ऐसा मुद्दा उठा जो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। वो क्या है? शिक्षा और गांव में लोगों के प्रति जागरूकता न होना इस वैश्विक महामारी में सबसे बड़ी समस्या उभरी। क्या? शिक्षा और जागरूकता ना होना। जागरूकता ना होना, ये दो, शिक्षा ना होना। शिक्षा, अगर जो व्यक्ति शिक्षित है वो समझेगा कि सैनिटाइजर का यूज क्या होता है, वो समझेगा कि ये कोविड वायरस क्या है, किस तेजी से फैल रहा है, हमें किस तरह प्रिकॉशन करना है, ठीक है। क्योंकि गांव में, शहर में तो लोग समझ रहे थे, गांव में फिर भी लोग क्या कर रहे थे, इन सब चीजों को कोई भी यूज नहीं कर रहे थे। तब हमें भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा पुलिसों का कई सारे ऐसे केस हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात, जागरूकता। लोग बाहर से आ रहे हैं किसी भी तरीके से, प्रतिदिन WHO कह रहा है कि आप बाहर से हाथ पैर मुंह सैनिटाइज सही से करें, नहाएं, कपड़े चेंज करें, समय समय साफ सफाई से रहें। यह जागरूकता न होने के ऐसे कई सारे मामले आए जिसमें कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। ऑक्सीजन की कमी होने लगी अपने देश में, ऑक्सीजन सिलेंडर, सेकेंड वेव में आप लोगों ने देखा कि किस हालात से गुजरा है भारत, अपना देश किस हालात से गुजरा है। और उस समय सबसे बड़ी समस्या जो आई, फिर से क्या आई? स्वास्थ्य, हेल्थ को लेकर सबसे बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा उभरा कि हमारे 70 साल की आजादी को, नाकामी को दिखा रहा था ये स्वास्थ्य का मुद्दा। क्योंकि जो हम लोग 70 साल की आजादी मना रहे हैं, लगभग 75वीं वर्षगांठ अगले साल मनाएंगे, उसके लिए पहुंच तो गए हैं, लेकिन अभी भी जो हमारे यहाँ SDG है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 गोल हैं, अब पूछो SDG क्या है, तो जिन लोगों ने SDG नहीं पढ़ा है वो इसको अच्छी तरीके से लिख ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जो SDG है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, अगर आप उन लोगों को उसको पूरे 17 के 17 गोल्स याद हैं, गरीबी, भुखमरी, ठीक है, शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब जो भी है उसमें 17 की 17 सीक्वेंस में मैंने स्वयं पढ़ाया। आप सर्च करिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय अखिलेश सर, मिल जाएगा। वो पूरे के पूरे 17 बहुत मैजिक तरीके से पढ़ाए, मैजिक तरीके से आपको याद हो जाएंगे। कहानी सुना दी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, आसानी से याद हो जाएगी और उसके बाद मजा आएगा इसमें। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो उसमें स्वास्थ्य की बारी आती है,
स्वास्थ्य तीसरे नंबर पे आता है। पहले पे क्या क्या गरीबी है, दूसरे पे भुखमरी, तीसरे पे स्वास्थ्य, चौथे पे शिक्षा है। ठीक है, जब स्वास्थ्य की बात आती है तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था स्टार्टिंग बहुत चरमराई। पहली ही वेव में देखा हमने, दूसरी वेव में तो खैर कह ही नहीं सकते किस स्थिति से लोगों को खुद से डर लगने लगा था, मानसिक विकास उनका रुक गया था। ये सब चीजें अभी आगे चर्चा करते हैं। तो क्या थी स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में इतनी समस्या थी कि मैंने बताया ना कि स्टार्टिंग में यहाँ पे एक लैब थी पूरे भारत में। फिर हालांकि राज्य सरकार, प्रदेश की सरकार, देश की सरकार के द्वारा काफी ज्यादा अच्छे कार्य किए गए और लगभग हर राज्य में, हर देश में, हर डिस्ट्रिक्ट में लैब बना दी गई। ठीक है, धीरे धीरे हुआ इसमें विकास, लेकिन हुआ। और एक समय ऐसा है कि हम लोग फर्स्ट वेव से रिकवरी करने लगे, यानी फर्स्ट वेव से हम लोग बचने लगे। लेकिन उस समय के दौरान भी भारत में वैक्सीन का निर्माण नहीं हुआ। इन सब चीजों को लेकर हमें जागरूक होना था, क्योंकि अभी हम सिर्फ और किस रीजन से बच सकते थे, अपनी जागरूकता से। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं भारत में क्या वी सेफ रिकवरी, वी सेफ रिकवरी देख रहे हैं। ये वी सेफ रिकवरी क्या है देखते हैं, 2 मिनट। ये देखो, ये क्या वी सेफ रिकवरी, ये जो वी का आकार है, यानी ये जो वी आकार है, कि कभी हमारी जो अर्थव्यवस्था थी यहाँ पे एकदम टॉप पे चल रही थी, कोविड-19 के दौरान ये जो अर्थव्यवस्था एकदम नीचे आ गई, अचानक से नीचे आ गई, चरमरा गई। और उसके बाद कुछ समय बाद जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, अचानक से हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। हमें लग रहा था कि यानी कि और हमारी अर्थव्यवस्था ग्रोथ करेगी। तो यानी कि एक समय ऐसा आता है कि जब मंदी की ओर हम लोग बढ़ने लगते हैं और उसके बाद अचानक से अर्थव्यवस्था ग्रोथ करने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, वी सेफ रिकवरी। और आई होप, मैं आशा करता हूं कि वी सेफ रिकवरी का इस बार यूपी पीसीएस या आरओ में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। डेफिनेट है कि आरओ में या यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन जरूर आना वी सेफ रिकवरी से रिलेटेड। ठीक है, तो सीधी सी बात है, वी सेफ रिकवरी का यानी मंदी, एक समय हम लोग अच्छे लेवल पे थे, उसके बाद मंदी और फिर अचानक से हमारी ग्रोथ होने लगे, इसको क्या कहते हैं, वी सेफ रिकवरी। यानी यहाँ हमारी लेवल अच्छा था, उसके बाद यहाँ लेवल कम होता अचानक से, और उसके बाद धीरे धीरे फिर करके सही हो जाता। वी सेफ रिकवरी यानी निरंतर हमारी ग्रोथ हो रही, उसको हम क्या कहते हैं, वी सेफ रिकवरी कहते हैं। यह हमने देखा। इसी दौरान 12 मार्च को क्या होता है, 12 मार्च को जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी, इनके द्वारा क्या होता है, 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा होती है। 20 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज की घोषणा होती है। ठीक है, 12 मार्च नहीं, 12 मई है भाई, 12 मई, यहाँ 12 मई लिखिए। ठीक है, आर्थिक पैकेज की घोषणा की। और आप सभी को पता है कि जो इस बार का बजट है, उसमें हम सब लोगों ने क्या, आत्मनिर्भर भारत पर काफी ज्यादा प्रोत्साहन के लिए राशि दी। ठीक है, शुरू से ही सरकार का एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से युवाओं को खुद आत्मनिर्भर बनाया जाए, उन सब पे काम कर रही सरकार, और कई सारी स्कीम निकाल रही है। कोविड-19 के दौरान जो गरीब वर्ग के लोग थे, उनके लिए देश की सरकार ने, यानी पीडीएस के थ्रू, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है, पीडीएस होता है, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती है, उसमें क्या कहा गया कि आपको एक माह में 2 बार राशन मिलेगा। कितने? 2 बार राशन मिलेगा। एक बार जो आपको तो नैतिक मिल ही रहा था वो, साथ ही साथ दूसरी बार प्रति व्यक्ति 5 केजी राशन फ्री मिलेगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त फ्री मिलेगा। और अभी हमारी केंद्र सरकार द्वारा इसे क्या कर दिया गया है, दीपावली तक यानी छठ पूजा तक बढ़ा दिया गया। कहा? दीपावली यानी छठ पूजा तक इसे बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति 5 किलो पर मंथ मिलेगा राशन। एक बार जो आपको मिल रहा था वो, यानी कि 1 महीने में अब आपको 2 बार राशन मिलेगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के थ्रू। ठीक है, तो इससे वो जो गरीब वर्ग के लोग थे, जो भुखमरी की कगार पे आ गए थे, उनको थोड़ा सा मदद मिलेगी। साथ ही साथ सरकार द्वारा इस कोविड-19 के दौरान जितना भी खर्च आएगा, इस मामले में बिल्कुल मुफ्त में इलाज किया जाएगा। 50,000
आपका आपका इंश्योरेंस था, ठीक है, इंश्योरेंस कर दिया गया 50,000 रुपए का। और साथ ही साथ जो डॉक्टर या जो भी नर्स, जो भी लोग कोविड-19 के दौरान कार्य में लगे हुए हैं, अगर उनकी मृत्यु हो रही तो उस समय उनको भी आर्थिक मुआवजा देने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी। डॉक्टरों के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी और उसी हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से बांट दिया। तो सरकार के द्वारा कई ऐसे कदम उठाए गए जो इस कोविड-19 के दौरान बहुत बड़ी जरूरत थी। हमारी अर्थव्यवस्था जो मंदी की तरफ बढ़ रही थी, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, जिन्होंने कहा कि भारत अपने उदारीकरण यानी 1990 के बाद, उदारीकरण के बाद 30 दशक में पहली बार यानी 3 दशक में 3 दशक में पहली बार इस स्थिति पे गई है कि वो 1990 की दौरान की स्थिति में आ गई। यानी 1990 के दौरान जब पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार होती उस समय भारत में जो स्थिति होती है उस स्थिति से बुरी हालात में भी जा सकता है कोविड-19 के दौरान। अब आप सोचो कि इस समय हमारी सरकार ने कितने अच्छे काम किए, केंद्र सरकार ने कितने अच्छे काम किए कि हमें उस सभी कंडीशनों को फेस नहीं करना पड़ा। हालांकि हर आम आदमी को समस्याएं हुई हैं, मुझे भी हुई हैं, आपको भी हुई हैं, सरकार को भी हुई हैं, क्योंकि कोई इंसान अपना नुकसान नहीं चाहेगा। लेकिन एक ऐसा समय था जब सरकार ने बहुत क्रूशियल टाइम में हर इंसान को सपोर्ट किया, किसी भी तरीके से किया, लेकिन हर इंडिविजुअल को सपोर्ट किया, ठीक है। तो सरकार के द्वारा कई सारे कदम उठाए गए, कई सारी योजनाएं लाई गई, कई सारी रेटिंग लाई गई जिन्होंने भारत को मंदी बताई, कई सारे और भी ऐसे एक्टिविटी हुई जिनसे सरकार ने हमें कोविड-19 के दौरान बचाया। अब हम समझेंगे कि इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, मानसिक प्रभाव क्या पड़ा, दूरगामी प्रभाव क्या पड़ा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, अगर हम इसके आर्थिक प्रभाव की बात करें तो आर्थिक प्रभाव सीधी सी बात है, आर्थिक प्रभाव किससे, अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, हमारे देश में निरंतर आयात निर्यात अच्छी तरीके से हो रहे हैं, तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। और जब हमारे देश में सब कुछ बंद ही हो जाएगा तो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी कैसे। इस समस्या के दौरान, इस वैश्विक महामारी के दौरान हमें अपने उन लोगों को भी जीवित रखना था जो प्रतिदिन अपने वेजेस के अकॉर्डिंग जीवन यापन कर रहे थे, और साथ ही साथ हमें अपनी इकोनॉमिक को भी सही से लेके चलना था। इस आर्थिक के प्रभाव में देखा जाए तो लगभग 14 करोड़ लोगों को, 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। कितने हुए बेरोजगार, ठीक है, 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। और आई होप कि मुझे लगता है 100% तो नहीं, लेकिन 80% लोगों को वेतन में कटौती हुई, चाहे वो किसी वर्ग का हो, वेतन में कटौती हुई, ठीक है, चाहे एक ही महीने के लिए हुई है उनके वेतन कटौती, लेकिन वेतन में कटौती हुई। 14 करोड़ लोग इस महामारी के दौरान बेरोजगार हुए, 80% लोगों के वेतन में कटौती हुई, ठीक है। तो ये कई सारे जो प्रभाव थे भारत को क्या कर रहे थे, इस मंदी के दौर, इस आर्थिक प्रभाव में, इस वैश्विक महामारी प्रभाव में भारत को मंदी की ओर अग्रसर कर रहे थे, मंदी की ओर अग्रसर कर रहे थे, ठीक है। इसी को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज को लॉन्च किया, यानी 20 लाख करोड़ का, जो भारत की जीडीपी का 50% था। जो भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, यानी भारत की जीडीपी का कितना प्रतिशत था, लगभग 50% था, यानी कि आधा था। भारत की जितनी भी जीडीपी है उसका जस्ट आधा था, ठीक है, आधा था। उसके बाद इतना बड़ा आर्थिक प्रोजेक्ट पास करने के बाद सरकार ने आर्थिक स्थिति को संभाला
और कुछ समय बाद हमने क्या बताया अभी, वी शेप रिकवरी। और हमने जब इतने बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद जब वो जमीनी स्तर पे काम करने लगा तो कुछ समय बाद हमने क्या देखा था, सितंबर अक्टूबर में लगभग वी शेप रिकवरी स्टार्ट होने लगी थी। 2020 की बात है ना, 2020 में वी शेप रिकवरी स्टार्ट होने लगी थी। लेकिन फरवरी में क्या होता है, सेकेंड वेव आती है। और उस दौरान भी सरकार को स्वास्थ्य से सारी समस्याएं से झेलना पड़ा। अभी तक हमारी वैक्सीन धीरे धीरे कई सारे देशों में आ रही थी और लगभग हम लोग भी निरंतर प्रयास कर रहे थे। और आई भी तो सबसे पहले हमारे यहाँ बुजुर्गों में लगी, फिर उसके बाद 18 से 45 में लगी और अभी भी बच्चों को नहीं लग पा रही। तो इस सभी समस्याओं, तो ये थी जो समस्याएं थी। अभी हमें और मुद्दा बात करना है कि जो मानसिक तनाव था इस लॉकडाउन के दौरान, मानसिक स्थिति क्या थी, उससे भी सरकार को जूझना था। क्योंकि भारत में जो भी व्यक्ति है, राज्य सरकार के यही कर्तव्य है, डीपीएसपी हमें यही बताता है कि राज्य सरकार इसके लिए उत्तरदायी है कि वो आपको एक सामान्य जीवन यानी एक सुव्यवस्थित जीवन जीने के लिए व्यवस्था करे। और इस कोविड-19 महामारी के दौरान मानसिक तनाव तो बहुत हुआ। क्या मानसिक स्थिति कह सकते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन कार्य कर रहा है, बाहर आ रहा है, जा रहा है, इस दौरान वो घर पे रहेगा तो उसके मानसिक स्थिति में बदलाव तो आना ही है ना। जब उसके मानसिक स्थिति में बदलाव आएगा तो उससे प्रताड़ना करना स्टार्ट, वो अपना गुस्सा, इरिटेशन किसी और पे निकाला गया। और इस सर्वे में बताया कि लगभग भारत में 28% महिलाओं के ऊपर इस प्रताड़ना को सहन करना पड़ा, यानी इस प्रताड़ना को सहन करना पड़ा। 28% महिलाओं को इस प्रताड़ना को सहन करना पड़ा। और कई सारी, मतलब कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कदम हुए जैसे कि घर पे रहकर, घर पे थे लोग तो 28% महिलाओं में प्रताड़ना हुई, परिवार में विवाद हुआ, यानी उनके जो पारिवारिक संबंध थे बिगड़े। और जनसंख्या में काफी ज्यादा मतलब कि कह सकते हैं कि जो प्रजनन दर थी बढ़ी, उसका रीजन आप सभी समझते हैं, ठीक है। ये जो प्रताड़ना थी महिलाओं की मानसिक स्थिति को और कमजोर कर रही थी और उनको ग्रसित कर रही थी, क्योंकि ऑलरेडी इनमें से कुछ महिलाएं थी जो उन्होंने अपनी नौकरी को खो दिया था, तो उससे प्रताड़ित थी, साथ ही साथ इस सभी चीजों से प्रताड़ित थी। तो इससे सभी सबसे ज्यादा देखें तो मानसिक अगर स्थिति में देखें तो सबसे ज्यादा किसको सहना पड़ा, महिलाओं को। ऐसा नहीं कि पुरुषों को मानसिक स्थिति नहीं सहना पड़ा, मैं स्वयं सहा कि एक इस यहाँ पे इतने बड़े शहर में मैं अकेले था और किसी से मिल नहीं सकते, अपने से, दूसरों से, इस परिवार मोहल्ले से किसी से मिल नहीं सकते। एक रूम में बंद होकर कैसे रहना है, कैसे खुद को मेंटेन करना है, इन सब चीजों से लेकर मानसिक स्थिति तो गड़बड़ानी ही थी। और उसके साथ मैं उसका स्वयं ग्रसित था। मैं महसूस कर सकता हूं कि क्या होती है मानसिक स्थिति जब आप ग्रसित होते हैं। आप कुछ भी करने जाओगे तो आपको डर लगेगा, आपके अंदर डर बैठ जाएगा एक चीज का। ये सब मानसिक स्थिति थी, पुरुषों में थी, बच्चों में थी क्योंकि वो खेल नहीं पाते, बुजुर्गों में थी। हर इंसान को मानसिक स्थिति, मानसिक तनाव से था। सरकार को इसको भी लेकर कई सारे कदम उठाए, कई सारे ऐसे एक्टिविटी बताए कि योगा करते रहें, प्रतिदिन आप लोग काम करें, अपने साथ समय समय पर खान पीन पर ध्यान दें, मानसिक स्थिति को तनाव ना रखें। इन सब यानी ज्यादा इन सब चीजों को लेकर सोचे नहीं, यानी कि केस बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, इन सब चीजों को लेकर ज्यादा पैनिक ना हो। मानसिक स्थिति के लिए समय समय पर सरकार द्वारा कई सारे कदम उठाए गए, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हमें देखना है दूरगामी प्रभाव। तो दूरगामी प्रभाव आप सभी को समझ में आ ही गया। दूरगामी प्रभाव क्या है? दूरगामी प्रभाव कि इस वैश्विक महामारी में दूरगामी प्रभाव देखें तो सबसे ज्यादा कि जो भारत में जनसंख्या को लेकर भी,
लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाई। इन 2 सालों में बच्चों को प्रोत्साहन किया गया, प्रमोट किया गया। क्या वो आगे चल के वो लायक एलिजिबल हो पाएंगे जो हम उम्मीद करते थे? शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कुछ सुधार किए जा रहे हैं जो बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था को अब सुधारा जा रहा है जो पिछले 70 सालों में। ये हमारी पिछले सरकार की नाकामी दिखाती है। ठीक है, मानसिक स्थिति को, बेरोजगारी को कवर करना है, आर्थिक स्थिति को हमें सही करना है। ठीक है, और ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। देश को जो हम विकास 2030 तक का लक्ष्य रखे थे, हम अब उसको पूरा करेंगे 2050 तक। यानी जो हमने लक्ष्य 2020 तक रखा था उसको अब हम पूरा करेंगे 2050 तक। एक चीज बता दें, इस संपूर्ण वैश्विक महामारी में जहां हमारी सारी अर्थव्यवस्था निगेटिव में चल रही थी, यानी माइनस में चल रही थी, वहीं पे हमारी जो कृषि थी 3.4% निर्धारित जीडीपी में पहली और आखिरी एक ऐसी चीज थी जो पॉजिटिव में चल रही थी। तो सरकार के द्वारा कृषि को लेकर कई सारे प्रोत्साहन कार्य किए जा रहे हैं, किसान सम्मान निधि, ये सब चीजें हमें दिखाती है कि इस वैश्विक महामारी ने हमें, हर इंडिविजुअल को एक चीज तो सिखा दी है कि आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप कहीं पर भी अपना किसी भी कंडीशन में जीवन यापन कर सकते हैं। और सरकार भी यही चाहती है कि आत्मनिर्भर भारत को इसीलिए प्रमोट करे कि आप स्वयं का कार्य करें, ना कि दूसरों पर डिपेंड हो। बहुत अच्छी बात है, आप स्वयं का कार्य करें, दूसरों पर डिपेंड ना हो। तो दूरगामी प्रभाव तो बहुत सारे हैं, जनसंख्या को लेकर है, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बेरोजगारी को लेकर है, और आर्थिक स्थिति, यानी जो ये आर्थिक स्थिति इसको कैसे तरह से किया जाए, मानसिक स्थिति को सुधार किया जाए, इन सब चीजों पे आपको विस्तार से लिखना कि बेरोजगारी क्या है। देखो, हम यहाँ पे आपको कीवर्ड ही बता सकते हैं, उनसे जुड़ा कुछ जोड़ सकते हैं, एक एक लाइन नहीं लिखा सकते ना। और डाटा कलेक्शन इसलिए नहीं बताता हूं, डाटा कलेक्शन चाहूं तो मैं आपको बता दूं, लेकिन आज ये वीडियो हो सकता है कल आप देखें, 2-3 महीने बाद देखें, तो समय के साथ साथ डाटा कलेक्शन क्या होगा, बदलता रहता है। और बदलता रहता, तो उस समय जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उस समय अगर आप डाटा एनालिसिस करेंगे तो आपका जो खुद का डाटा लिखा होगा, जब आप मेंस आंसर राइटिंग में लिख रहे होंगे, तो आप खुद का डाटा आपको याद रहेगा। मेरा बताया हुआ भले ही ना याद रहे, लेकिन जब आप खुद से ढूंढेंगे डाटा और खुद से लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। बस इसीलिए मैं नहीं बताता, क्योंकि आंसर राइटिंग मुझे नहीं करनी है, आंसर राइटिंग तुम्हें करनी है अपने पेपर में, मुझे अपने पेपर में। तो इस समय हमें सिर्फ कीवर्ड जानने हैं यहाँ पे कि क्या है, कैसे है, क्या है। ये तो था प्रभाव क्या थे। अब हमें देखना है कि इस वैश्विक महामारी से हम कैसे निवारण कर सकते हैं, यानी कैसे नहीं कर सकते। तो अब हमें देखना है निवारण। क्या देखना है? निवारण। तो निवारण में बस हमको कुछ ज्यादा नहीं करना है। सरकार के द्वारा एक आर्थिक जो बजट पैकेज हुआ है 20 लाख करोड़ का, उसको सही तरीके से सुव्यवस्थित आगे लेके जाना है। सरकार के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेटेड करना है। उपलब्ध कराना है। जो सरकार कार्य कर रही है बहुत अच्छी तरीके से, प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बनने, 10 लाख करोड़ जितने भी लग रहे हैं, 1 लाख करोड़, 1 करोड़ जितनी भी वैक्सीनें प्रतिदिन लग रही हैं, रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। ठीक है, और देखो, जम्मू कश्मीर का एक गांव हो गया, उड़ीसा का भुवनेश्वर हो गया है। ठीक है, ऐसे कई, और हिमाचल प्रदेश तो हो ही रहा है, कितना आगे ग्रोथ कर रहा है। इन सभी से आप तो करंट से जुड़ा हुआ रहना है, तभी आप इसको और अच्छी तरीके, यानी सरकार को 20 जो एक आर्थिक पैकेज को, बड़ा आर्थिक पैकेज लॉन्च की थी कोविड-19 के दौरान, उसको सही तरीके से व्यवस्थित करना है। सरकार के प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेटेड करना है। और जो डेली वेजेस के वर्कर थे, डेली जो प्रतिदिन वर्कर थे, उनको प्रोत्साहन के लिए कुछ धनराशि देनी है। ठीक, क्या देनी? धनराशि देनी है। उनके प्रोत्साहन के लिए उनको कुछ धनराशि दी, ताकि वो अपना कार्य कर सके। और जो रोड के किनारे लोग लगाते हैं रोड दुकान, ये डेली वेजेस के जो लोग हैं, इनको भी सरकार ने अपने स्कीम के तहत अभी स्कीम निकाली थी, उसके तहत इनको 10,000 रुपये दिए थे कि आप अपना फिर से अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। ठीक है,
तो इन सब चीजें थी। शिक्षा में भी अब सरकार को शिक्षा में बहुत अच्छा कार्य करना है। शिक्षा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि शिक्षा बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और वर्तमान समय में जिन बच्चों ने प्रमोट किया है उनकी जो शिक्षा थी काफी ज्यादा प्रभावित हुई। तो उस शिक्षा को किस तरीके से हम उन बच्चों में सही तरीके से पहुंचाई जा सके उसको लेकर, साथ ही साथ अब हमें एक आवश्यकता हुई डिजिटलीकरण की, डिजिटलकरण की। तो सरकार को देश में जागरूकता फैलाकर डिजिटल करने का तैयारी करनी, और ये सरकार ही नहीं हमें आपको करना है, तभी सरकार इसमें सक्षम हो पाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको और हमें खुद वैक्सीनेटेड कराना है, जाके कराना है कि सरकार का इंतजार नहीं करना है। साथ ही साथ हमें अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए स्वयं आत्मनिर्भर होना है। हमें दूसरों देशों से आयात करने के बजाय निर्यात करने के बारे में बात सोचनी है, यानी उनसे खरीदना नहीं, अब हमें मुझे खरीदना नहीं है, अब मुझे बेचना है। इसलिए खुद पर अपनी स्किल को डेवलप करना है, यानी आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन देना है, उसमें मदद करनी है। कई सारे मुद्दे हैं जो जिनसे आप आर्थिक जीवन से गुजरे हुए हैं। अपने इन 2 सालों का अनुभव आप यहाँ पे मेंस साइंस एंड राइटिंग में लगा सकते हैं, और आई होप जितना अनुभव मैं दे रहा हूँ इससे ज्यादा आपके पास होगा। बस आपको एहसास करके सही तरीके से प्रैक्टिस करो इस पे, और उसके बाद प्रैक्टिस करना है, करते रहो, एक दिन बहुत अच्छा लिखोगे। तो ये कोविड-19 और उसके प्रभाव क्या क्या थे वो हमने चर्चा की। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, जय हिंद दोस्तों।